नमस्कार साथियों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं छठे चैप्टर को, और छठे चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या है ये सब कोई जानते हैं, बहुत ही जाना पहचाना शब्द है। राजनीतिक दल अर्थात नेताओं का कुछ समूह जो चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और देश के लिए नीति निर्माण करते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें भी समाज में हैं, लेकिन हम लोगों को नकारात्मक अर्थों में नहीं जाना है। तो अगर किताब के अनुसार हम लोग देखें पॉलिटिकल पार्टी का परिभाषा, पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग इस प्रकार करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी समान विचारधारा वाले वैसे लोगों का समूह है जो साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं और देश के लिए नीति का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम अलग अलग हैं, उनकी नीतियां अलग हैं, उनमें खामियां अलग अलग हैं, उनके कार्य हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्य को देखेंगे, उनकी नीतियों को देखेंगे, उनकी खामियों को देखेंगे, उनमें सुधार के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट को देखा जाएगा कि 3 पार्ट, उनके भाग कौन कौन हैं, तो उनके 3 भाग जो हैं नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी हैं। पॉलिटिकल पार्टी में कुछ नेता होते हैं, महान नेता होते हैं जिसके आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, जिनके विचारधारा पर पार्टी चलती है। फिर है सक्रिय सदस्य। पॉलिटिकल पार्टी के विकास के लिए, अधिक सीट पाने के लिए कुछ लोग जो होते हैं वो खून पसीना बहाते हैं, जिन्हें कार्यकर्ता कहते हैं, वो हैं सक्रिय सदस्य। फिर है अनुयायी। आम लोग जो कि प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते हैं, वो भी किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी पार्टी के फॉलोअर होते हैं, उसे अनुयायी कहते हैं। जब भी उनके पसंद वाली पार्टी की कोई शिकायत करता है तो उन्हें बुरा लगता है और वो अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार किसी भी पार्टी के 3 अंग हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या दोष हैं, उनमें क्या क्या सुझाव हैं। राजनीतिक दल का कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI है, और अगर इसे पॉइंट वाइज लिखा जाए तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो राजनीतिक दल का पहला कार्य है चुनाव लड़ना। चुनाव तो प्रत्याशी भी लड़ते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए और ज़्यादा संख्या में प्रत्याशियों को जिताने की ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को वोट इसलिए मिलता है क्योंकि वो अच्छी पार्टी से होते हैं। तो चुनाव लड़ने का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। दूसरा, सरकार बनाना और चलाना। अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीत भी जाएंगे तो सरकार बना नहीं पाएंगे, सरकार चला नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए और चलाने के लिए संख्या की ज़रूरत होती है। तो ये कार्य राजनीतिक दल करती है। तीसरा, कानून निर्माण करना। कानून तो वैसे संसद बनाती है, लेकिन संसद में जो नेता बोलते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण का कार्य राजनीतिक दल ही करती है। चौथा, सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। सरकार अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाती है, लेकिन जनता तक पहुंचाने का कार्य जो है राजनीतिक दल ही करती है। पांचवा है जनमत का निर्माण करना, अर्थात कोई नया कानून लाना है, मान लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना है या महिला आरक्षण बिल लाना है, तो उसके लिए पब्लिक को तैयार करना, पब्लिक की राय जानने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। फिर है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जैसे नरेगा है, अंत्योदय अन्न योजना है। तो इन सारी योजनाओं को जनता तक, निरक्षर जनता तक, अनपढ़ जनता तक पहुंचाने का और उसे जागरूक करने का कार्य भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता करते हैं। और सबसे अंत में है विपक्ष की भूमिका। जो पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिल पाता है, जिसकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है, वो विपक्ष में रहती है और सरकार की आलोचना करती है, सरकार की कमियों को दिखाती है। इस प्रकार हमने राजनीतिक दल के कार्य को पॉइंट वाइज देखा। चलिए हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है। हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? राजनीतिक दल के कार्यों से ही पता चलता है कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रश्न सोचते हैं कि अगर राजनीतिक दल ना हो तो क्या मुश्किल हो सकता है। तो पहली मुश्किल जो होगी राजनीतिक दल के अभाव में, वो सरकार बनाने में होगी, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जीत तो जाएंगे, लेकिन आधे जो सदस्य चाहिए सरकार बनाने के लिए, मान लीजिए कि 500 सदस्य में 251 का समर्थन, एकजुट होना आवश्यक है, वो कभी भी निर्दलीय लोग एकजुट नहीं हो सकेंगे। इसलिए सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत है। फिर है जवाबदेह सरकार बनाने के लिए। अब जो प्रत्याशी जीतेंगे निर्दलीय आधार पर, वो अपने क्षेत्र के लिए केवल रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो पूरे देश के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल होंगे जिसके बहुत सारे सदस्य जीत कर जाएंगे, तो वह पूरा देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए वो जवाबदेह होगी वो पार्टी। इसलिए भी राजनीतिक दल की ज़रूरत है।
और तीसरी बात है नीति निर्माण के लिए। अब अलग अलग निर्दलीय लोग नीति निर्माण नहीं कर सकते हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है, कोई भी देश बड़ा है तो नीति निर्माण के लिए भी राजनीतिक दल की ज़रूरत है। और चौथी जो बात है वो सरकार पर नियंत्रण के लिए। जो विपक्ष में जो पार्टियां रहती है वो सरकार की आलोचना करके सरकार को कंट्रोल में लाती है, नियंत्रण में रखती है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल भी अगर उसे सरकार की कोई नीति खराब लगती है तो वो आलोचना कर सकती है, वो इस्तीफा दे करके सरकार पर दबाव बना सकती है। तो इन 4 कारणों से राजनीतिक दलों की खास ज़रूरत है। फिर है कितने राजनीतिक दल। एक क्वेश्चन उठता है कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। हमारे देश में तो हज़ारों राजनीतिक दल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जहाँ पर 1 दल है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर 2 दल हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बहुत सारे दल हैं। तो एक दलीय प्रणाली को हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं कहते हैं, जैसे चीन में, कोरिया में, क्योंकि जब एक ही दल होंगे तो एक ही दल के लोग चुनाव लड़ेंगे और उसमें जीत और हार का कोई मतलब ही नहीं होगा, एक ही दल की तानाशाही चलेगी। दूसरा है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली अमेरिका में और ब्रिटेन में बहुत ही प्रचलित है। अभी अमेरिका में चुनाव हो रहा है तो सबको जानते हैं कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बीच में टक्कर हो रहा है। जहाँ पर द्विदलीय प्रणाली होती है वहाँ पर सरकार में स्थिरता होती है। तीसरा है बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि भारत में है, फ्रांस में। इस पार्टी की विशेषता है कि यह विविधता को संभालती है। कोई भी एक पार्टी पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, लेकिन अगर बहुत सारे दल होंगे तो देश के विभिन्न हिस्सों का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन इस प्रणाली की जो सबसे बड़ी दोष है वह है इसकी अस्थिरता। तो चलिए, हम लोगों ने सभी पार्टी के दोष और गुण को देखा। अब जो है आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। अब राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। राजनीतिक दल को 2 प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और मान्यता प्राप्त प्रांतीय दल, अर्थात स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी की जब हम लोग बात करते हैं तो अभी भारत में 7 नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें आप लोग तो कुछ को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसे बीजेपी नंबर 1 पे है, कांग्रेस है, फिर उसके बाद बीएसपी है, एसपी है, टीएमसी है, ये सारी पार्टियां हैं, एनसीपी है। तो इन सारी पार्टियों का नाम आप लोग जानते हैं। बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं है, टीएमसी हैं, एनसीपी हैं। तो ये सारी पार्टियां जो हैं, फिर इसके बाद सीपीआई हैं और सीपीआईएम है। तो इस तरह से ये जो 7 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी अर्थात बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी अर्थात नेशनल कांग्रेस पार्टी, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम का मतलब हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है मार्क्सवादी। तो इस प्रकार से ये 7 पार्टियां जो है नेशनल पार्टी हैं, राष्ट्रीय दल हैं। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है। कभी कभी 3 नंबर के प्रश्न में, 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता कैसे मिलती है। तो इसके 3 शर्त हैं। अगर आप ये 3 शर्तों को लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो पहला शर्त है राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कि कुल लोकसभा सीटों का 2% सीट, 2% सीट कितना हुआ, 543 सीट में 11 लोकसभा सीट में विजय हासिल करना होगा। वो 11 लोकसभा सीट एक ही स्टेट से जीत लेने से नहीं होगा, वो 3 अलग अलग राज्यों से आपको लोकसभा सीट जीतना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिलेगी। यह दूसरा शर्त क्या है, 4 राज्य के विधानसभा में कुल वोटों का 6%। 4 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें पड़े हुए वोटों का 6% वोट लाना पड़ता है। भले ही आप कोई सीट न जीते विधानसभा में, लेकिन 6% अगर सीट लाए हैं और 4 लोकसभा सीट अगर आप जीत गए हैं किसी राज्य में, तो आपको राष्ट्रीय मान्यता जो है मिल जाएगी राष्ट्रीय दल की, आपकी पार्टी को। फिर है 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता अगर है तो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिलती है। तो इस प्रकार ये 3 शर्त हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए। ये जो पार्टियां हैं इन शर्तों को पूरा करती होंगी तभी इन्हें ये जो है मान्यता मिला है। फिर बहुत सारी पार्टियां जो होती हैं वो स्टेट लेवल की होती हैं, प्रांतीय दल होते हैं, मान्यता प्राप्त प्रांतीय दल। तो इनके लिए क्या शर्त है, इनके लिए शर्त है राज्य विधानसभा में कुल पड़े वोटों का 6% मत लाना पड़ता है। अब कितने वोट हैं वो नहीं, अब बहुत सारे वोटर वोट डालने नहीं जाते हैं, जितने वोट पड़ते हैं उनका 6% वोट अगर कोई पार्टी लाती है तो उसे प्रांतीय दल की मान्यता मिलती है।
और दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि कम से कम 2 विधानसभा सीट पर विजय प्राप्त करना होता है प्रांतीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल और मान्यता प्राप्त प्रांतीय दल की मान्यता कैसे मिलती है इसको देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि दलों के पास क्या चुनौतियां हैं, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, अर्थात क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम क्या क्या हैं। तो इनके प्रॉब्लम्स को, इनके चैलेंजेस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आंतरिक लोकतंत्र की कमी, दूसरा वंशवाद, तीसरा धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला, चौथा विकल्पहीनता। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र का संवाहक होते हैं, लोकतंत्र को प्रेजेंट करने वाले होते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि सभी राजनीतिक दलों में 1-2 व्यक्तियों का बोलबाला होता है। अगर कोई उस नेता का, उस प्रमुख नेता का विरोध करता है तो उसे पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र की कमी, इंटरनल डेमोक्रेसी का यहाँ पर लैक होता है। फिर है वंशवाद। भारत की लगभग पार्टियों में वंशवाद है, वो किसी खास परिवार का उस पर कब्जा है। अगर उस परिवार के आप हैं तो उस पार्टी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव बन सकते हैं आप, और अगर दूसरे परिवार से आप आते हैं तो उस पार्टी में आप छोटे पदों पर रह सकते हैं, बड़े पद पर नहीं जा सकते हैं। ये हमारे भारत के पार्टियों का जो है प्रमुख समस्या है, वंशवाद। तीसरा है धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला। अगर आपके पास धन है, आपराधिक किस्म के लोग हैं, तो फिर राजनीतिक दलों में बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है, और अगर नहीं है तो अच्छा पोजीशन नहीं मिल पाता है, यह भी देखा गया है। फिर है विकल्पहीनता। हमारे देश में पार्टियां चाहे कोई भी हो, लेकिन उसकी नीतियां जो है कमोबेश एक ही जैसी होती हैं। सरकार बदल जाती हैं, जनता को ये लगता है कि अलग पार्टी की सरकार आई है तो इस बार अच्छी सरकार होगी, लेकिन उसकी नीतियां भी लगभग उसी तरह की होती हैं। तो जनता ये ऊहापोह में रहती हैं कि कौन पार्टी अच्छी है और कौन पार्टी खराब है। तो इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक दलों की चुनौतियों को देखा कि इसमें 4 कमियां हैं। आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, वंशवाद है, धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला है और विकल्पहीनता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुझाव दिए हैं राजनीतिक पार्टियों को सुधारने के लिए, या सरकार के द्वारा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और राजनीतिक चिंतकों के द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। राजनीतिक दल की समस्याओं को हम लोगों ने देखा। अब चलिए देखते हैं कि राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया और संविधान में 52वां संशोधन किया गया, 52nd अमेंडमेंट 1985 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार के समय में दल बदल निरोधक कानून लाया गया। अर्थात अब आसानी से कोई दल बदल नहीं सकता है, 1/3 सदस्यों को दल बदलना होगा तभी मान्य होगा, अन्यथा उनकी संसद की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। तो दल बदल निरोधक कानून भी दलों में सुधार के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के पहले शपथ पत्र देना होगा, उसमें सारी जानकारियां देनी होंगी, उनकी कितनी आय है, उनके परिवार की कितनी आय है, ताकि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद उनके आय का जो असेसमेंट किया जा सके, आकलन किया जा सके। फिर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, इन सारी बातों की जानकारी शपथ पत्र में देना होगा। अगर गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी जा भी सकती है। तीसरा है ITR भरना। सभी पार्टियों को, सभी उम्मीदवारों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी कर दिया गया है, ताकि उनके मिलने वाले चंदों का पता किया जा सके और ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सके। तो राजनीतिक दल के लिए ये प्रयास थे। अब कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं जनता के द्वारा, अखबारों के द्वारा। तो क्या क्या सुझाव हैं? सभी दलों में चुनाव आवश्यक। अब क्या है कि किसी पार्टी में एक बार अध्यक्ष बन जाता है, हमेशा के लिए अध्यक्ष रह जाता है, तो उनका चुनाव हो। फिर सभी पार्टियों को ये सुझाव दिया जाता है कि जब आप उम्मीदवार उतारते हैं तो 1/3 महिलाओं को टिकट दीजिए। फिर सरकारी कोष से खर्च किया जाए, ताकि एक ईमानदार व्यक्ति भी चुनाव लड़ने का हिम्मत कर सके और भ्रष्टाचार कम हो सके। फिर जनता और मीडिया का प्रेशर से भी राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। अगर जनता पार्टियों के दोषों को उजागर करेगी, मीडिया उजागर करेगी, तो जनमत खोने का, वोट खोने का, अपना वोट बैंक खोने के डर से राजनीतिक दल अपने आप में सुधार करेंगे। तो जनता और मीडिया का प्रेशर भी बहुत मायने रखता है। फिर सबसे जो अंतिम रामबाण दवाई सुझाई जाती है राजनीतिक दलों में सुधार के लिए, वह है राजनीतिक दल में स्वच्छ, राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में स्वच्छ लोगों का, फेयर चेहरा वाले लोगों का प्रवेश।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति को अब दूर से गंदा डर्टी गेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप राजनीति के बारे में सचमुच में चिंतित हैं, देश के भविष्य के बारे में चिंतित हैं, तो स्वच्छ लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने सुझाव देखा। तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने देखा, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल का परिभाषा, राजनीतिक दल की समस्या, राजनीतिक दल के सुधार, सुझाव। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जो इसे शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।